पैरेललोग्राम लॉ हमारा हो गया था, सॉरी ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। अब आज एक और चीज हम समझेंगे, सर नेगेटिव ऑफ। हाँ बेटा। सर पॉलीगन दो एक बार बता दो सर, वो समझ में नहीं आया था सर लास्ट में। अच्छा ठीक है, पॉलीगन लॉ समझ लेते हैं। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ में क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स मिल जाएं ऐड करने, अगर हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो इन दैट केस हम क्या करें, ठीक है ना। तो जो भी वेक्टर्स आपको गिवन है बेटा, बिकॉज वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर, आप उनको क्या कर सकते हो, उस प्लेन में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से शिफ्ट करना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो चेंज ना हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो म्यूचुअल एंगल है वो चेंज ना हो। मान लीजिए आपके पास 4-5 वेक्टर आपको गिवन है, आपने सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए, ठीक है। आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी ने कितना एंगल बनाया है, आपने वेक्टर बी ए के हेड पे बी के टेल को रख दिया बेटा, और इस तरह से रखा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल नॉट चेंज। जितना गिवन था बेटा वही, मान लो ये θ1 गिवन था, θ1 ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब मान लो आपको एक और वेक्टर दिया गया बेटा, सी वेक्टर दिया गया। अब सी वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड पर रख दो, तीसरे वेक्टर की बात कर रहे हैं, इस तरह से रखना है बेटा, बी और सी के बीच का एंगल ना बदले, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वही रहे। ये हो गया हमारे पास सी वेक्टर। और भी वेक्टर मान लेते, मान लो एक और वेक्टर आपको दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, डी वेक्टर। आप सी डी वेक्टर के टेल को सी वेक्टर के हेड पर पुट कर दो। मतलब ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक सारे वेक्टर्स आप ड्रॉ नहीं कर लेते एक साथ, ठीक है ना। θ3 रख दिया बेटा। फाइनली सारे वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप होता है, जो हमारा पहला वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, उसके टेल से जो हमारा फाइनल वेक्टर बन रहा है उसके हेड को ज्वाइन करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 4 वेक्टर गिवन है ए बी सी डी, और आपने इन चारों को ड्रॉ कर लिया विदाउट चेंजिंग देयर म्यूचुअल एंगल्स, उनके म्यूचुअल एंगल को चेंज किए बिना आपने उनको ड्रॉ कर लिया, तो इन दैट केस बेटा आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे वेक्टर ए के टेल को वेक्टर डी के हेड से, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर डी के हेड से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये कुछ इस तरह से। सो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर, ठीक है बेटा। अगर मान लो आपको एक और वेक्टर गिवन होता, एक और वेक्टर कुछ इस तरह से गिवन होता, कुछ का एंगल कुछ डिफरेंट होता, तो आप डी के टेल पर उस वेक्टर को ड्रॉ करते, मान लो कुछ बड़ा था होता, ऐसा कुछ होता। ये हो गया आपका ई वेक्टर बेटा। ए डी और ई इनके बीच का भी एंगल आपको बदलना नहीं चाहिए, जितना आपको क्वेश्चन में दिया था वही आप ड्रॉ करेंगे। ये आपका ई वेक्टर हो गया बेटा, ठीक है ना। हमने इसको लिख दिया मान लो θ4। अब क्या करेंगे, अब अगर इन पांचों का रिजल्टेंट पूछा जाए तब आप क्या करोगे, तब आप वेक्टर ए के टेल से वेक्टर ई के हेड, क्योंकि अब फाइनल वेक्टर क्या है, वेक्टर ई है, इसके हेड को मैच करा दो बेटा यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है बेटा, यस सर। है ना। चलो अगर मान लो मैंने वेक्टर ए के टेल से, मान लो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, ऐसे कुछ करके हमने बना दिया यहाँ पर इस तरह से, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि हमने क्या किया, ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दिया। अब जिसके भी हेड को ज्वाइन कर दोगे बेटा उसका वहां तक का रिजल्टेंट आ जाएगा। आपने इसको उठाया, मान लो सी से ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कुछ बात समझ में आ रही है, ट्रायंगल लॉ के मतलब पॉलीगन लॉ में आपको क्या करना है, बोलो क्लियर हो रहा यस है। सर, यस सर। सर वो ठीक है, जीरो वाला केस बताना सर। हाँ अब जीरो वाला केस, चलो एक बार जीरो वाला केस देख लेते हैं। मान लो बेटा हमने आपको 3 वेक्टर दिए, एक एग्जांपल लेकर पाइथागोरियन ट्रायंगल लेकर के मैं आपको पाइथागोरियन लेकर के आपको ट्रिपलेट लेकर के बताता हूँ कि कैसे जीरो आता है। मान लीजिए बेटा
ये एग्जांपल है हमारे पास, आपको वेक्टर ए गिवन है 9, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको 9 गिवन है बेटा, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको 12 गिवन है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको 15 गिवन है, ठीक है। ये 3 वेक्टर आपको गिवन है जिनके मैग्नीट्यूड्स आपको पता है। हम कहें चलो इसको ड्रॉ करो, तो देखो बेटा ये 2 वेक्टर हमारे छोटे हैं और आपको यहाँ पर गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल गिवन है आपको 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोई एक वेक्टर, मान लो वेक्टर ए बना लिया, आपकी मर्जी, वेक्टर ए बना लो, हमने वेक्टर ए बना दिया, ये हमारा वेक्टर ए हो गया बेटा 9, ठीक है। स्केल लिया, स्केल से 9 सेंटीमीटर की लेंथ हमने खींच दिया और उसको लिख दिया वेक्टर ए इक्वल्स टू 9, ठीक है बेटा। इसके बाद अब वेक्टर बी इसके ठीक परपेंडिकुलर था, तो इसको ठीक परपेंडिकुलर बना दो ऐसे, वेक्टर बी को आपने ठीक परपेंडिकुलर बनाया और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया था 12, आपने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। अब वेक्टर सी दिया है बेटा, वेक्टर सी जो है वो 15 है, ठीक है। तो अब उसको कैसे ड्रॉ करोगे, वेक्टर बी के हेड से स्टार्ट करोगे और उसको ड्रॉ करोगे इस तरह से जिससे कि वो 15 सेंटीमीटर ही आए। तो आप जब अपनी स्केल को रख करके इसको बनाओगे ना, तो वेक्टर सी का जो हेड होगा वो वेक्टर ए के टेल पर पहुंच जाएगा अपने आप, जब आप ड्रॉ करोगे। आप इसको ट्राई करना स्केल लेकर, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना, उसके ठीक परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना, फिर जब आप वेक्टर बी के टेल से ये बनाओगे 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे, क्योंकि आपको वहां पर एंगल गिवन होगा, ठीक है ना। एंगल आपको गिवन होगा कि वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये आपको गिवन होगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगा लगभग, ये एंगल आपको गिवन था क्वेश्चन में, बताता हूँ आपको, 127 डिग्री, ये आपको बी और सी के बीच का एंगल गिवन। जब आप इन सारे एंगल्स को लेकर के ड्रॉ करेंगे ना, तो जो वेक्टर सी को आप फाइनली ड्रॉ कर रहे हो, फाइनली जो जिस वेक्टर सी को आप ड्रॉ कर रहे हो, वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के हेड से स्टार्ट होकर के कहां एंड करेगा, वेक्टर ए के टेल पर। अब देखो बेटा यहाँ पर जो इनिशियल वेक्टर था वो क्या था, वेक्टर ए था, और फाइनल वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। और इनिशियल और फाइनल वेक्टर के टेल और हेड एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। और हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि पूरी ड्राइंग करने के बाद इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना था, जो कि रिजल्टेंट होता था। यहाँ पर कैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पर तो दोनों क्या हो गए बेटा, मीट कर गए। अगर दोनों मीट कर गए तो अब आप यहाँ पर लिखोगे वेक्टर आर जो आएगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लॉ यू विल राइट ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आपने देखा कि आर को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो क्या हो गया बेटा, 0। बोलो बात समझ आई? समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि केवल 3 वेक्टर होगा तभी 0 होगा। इन एनी केस अगर आपने ड्रॉ किया है और ड्रॉ करते करते फाइनल वेक्टर का जो हेड है वो इनिशियल वेक्टर के टेल पर आ जाता है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है। यस सर। ओके, सो दैट वाज द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का पॉलीगन लॉ था बेटा। होप दैट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर दूं, हटा दूं, कुछ और तो नहीं पूछना है? No, sir. So wait. अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। ट्रायंगल लॉ हमें समझ में आ गया, पॉलीगन लॉ हमें समझ में आ गया। अच्छा, पहले यहीं पर एक दो पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल लॉ है और ये जो पॉलीगन लॉ आपने पढ़ा है, इसके बेसिस पर कुछ एक कंक्लूजन आते हैं बेटा, छोटे छोटे से कंक्लूजन आते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम देकर के आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा यहाँ पर, वो क्या है बेटा, कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ टू unequal vectors, two
अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, किसी भी सिचुएशन में जीरो नहीं हो सकता है अगर आपको दो अनइक्वल वेक्टर गिवन है तो। किसी भी दो अनइक्वल वेक्टर एग्जांपल बता दो सर इसका। एग्जांपल बेटा कोई भी, जैसे मान लो आपने दो वेक्टर लिए ना, दो वेक्टर आपने लिए, मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर कुछ एक एंगल आपको बनाता हुआ मान लो कि सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, कुछ एंगल पर है तो आप वेक्टर लॉ को यूज करोगे, इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाए, बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। रिजल्टेंट जीरो होगा इफ बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में अगर पुश किया जाता है, ठीक है बेटा, दोनों को एक मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स आपको लगानी है, 10-10 न्यूटन के दो फोर्स आपको लगाने, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगा दो, टोटल फोर्स कितना हो गया बेटा, 20 न्यूटन, ठीक है। अब एक फोर्स को एक डायरेक्शन से लगाओ, दूसरे को कुछ एंगल से लगाओ, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास ट्रायंगल लॉ है जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, उसको आपको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना पड़ेगा, आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, यू कैन कैलकुलेट बाय दैट फॉर्मूला। और जो एक और कंडीशन बन सकती है, एक फोर्स आपने लगाया लेफ्ट टू राइट, दूसरा आपने लगाया राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो दोनों हो गए अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, जीरो, ठीक है, बात समझ में आई। ये तो सिचुएशन हो गई जब दोनों वेक्टर क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो ये सिचुएशन अराइज करेगी, ठीक है, क्लियर। अगर मान लो दो वेक्टर अनइक्वल है, एक फोर्स 10 न्यूटन है, एक फोर्स 15 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में लगाए 25 न्यूटन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या जीरो होगा, नहीं होगा ना, एक 10 एक 15 है तो नेट कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो एट एनी कॉस्ट अगर दो वेक्टर अनइक्वल है तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और दो वेक्टर अनइक्वल हैं, इन दैट केस देयर रिजल्टेंट कांट बी जीरो, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पहली क्लास में बताए, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर में और में नॉट बी जीरो। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है बेटा तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे होंगे, और अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रहे तो जीरो नहीं होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर में और मे नॉट बी जीरो। ओके, क्लियर है बेटा। अगली बात, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर अनइक्वल वेक्टर का जीरो नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट तीन कोप्लेनर वेक्टर के जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और रिजल्टेंट तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के बेटा वो जीरो नहीं हो सकते कभी। बात समझ में आ गई बेटा? क्या हुआ, आज आप लोगों का डेटा स्पीड कम है क्या? हेलो, आवाज आ रही मेरी? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, resultant of three coplanar vectors may or may not be. हाँ हाँ बेटा बोलो। सर इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना जरूरी है, ऐसे नहीं हो सकते क्या?
जीरो होने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना जरूरी है। यस सर। है ठीक है क्या ना? हाँ सर, ये है क्या जरूरी? हाँ बिल्कुल बेटा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका जो थर्ड वेक्टर होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड से स्टार्ट होकर के फर्स्ट वेक्टर के टेल पर खत्म नहीं होगा, तब तक रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा? सर जैसे हमने अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया तो? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाँ इस केस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जीरो होगा, और साथ ही साथ अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया इन दैट केस आल्सो इट कैन बी जीरो। ठीक है, तो तीन कोप्लेनर वेक्टर का बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मे और मे नॉट बी जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि अगर जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसका जीरो हो जाता है, और भी एग्जांपल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये तीन बातें हो गई बेटा, आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो एक और बात हम करते हैं यहाँ पर, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में अब एक बात से आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें पुटअप करोगे, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्या? आवाज आ रही? Yes, sir. ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है बेटा a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पिछली क्लास में जब मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया था बेटा, मतलब पिछली क्लास में जब मैंने आपको ये समझाया था, तो मैंने वहां पर क्या किया था, a और b को पहले एक साथ ड्रॉ किया। मैंने क्या किया, पहले a को ड्रॉ किया, फिर क्या किया, b को ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर बोला मैंने कि ये जो रिजल्टेंट आएगा दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। फिर मैंने बोला चलो यहाँ पर b को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर a को ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया बेटा रिजल्टेंट ऑफ b प्लस a। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो बिल्कुल, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, उसमें क्या कंसर्न था मेरा, उसमें मेरा कंसर्न ये था कि डायरेक्शन का, राइट। ए के साथ अगर इसने अल्फा एंगल बनाया तो बी के साथ ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेगा, बीटा एंगल बनाएगा। लेकिन आपको पता है इसी दोनों डायग्राम में ये वाला एंगल अल्फा ही होगा और ये वाला एंगल बीटा ही होगा। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट जो है ए के साथ जितना एंगल बना रहा था उतना ही एंगल दूसरे डायग्राम में भी बनाएगा। रिजल्टेंट बी के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल क्या करेगा बेटा, फर्स्ट डायग्राम में भी बनाएगा। मतलब इसको आप ज्यादा क्लियरली ऐसे समझ सकते हो, अभी जैसे मान लो हमने यहाँ पर वेक्टर ए बनाया और ये हमने बनाया वेक्टर बी। ठीक है बेटा, अब ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। अब क्या करो, यहीं पर आप बना दो वेक्टर बी को और यहाँ पर आप बना दो वेक्टर ए को। देखो बेटा ये जो रिजल्टेंट आएगा आप इसको चाहे a प्लस बी लिखो या फिर आप चाहे इसको b प्लस ए लिखो, बात बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो Yes, बेटा, sir. समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज की जो आएगी बेटा, पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात ये हो रही है यहाँ पर, एक सेकंड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बात हो रही है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल रहा है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव, मींस a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक है ना, ये जो रिजल्टेंट है बेटा, इसका a के साथ एंगल अलग है, b के साथ एंगल अलग है, लेकिन पूरा ट्रायंगल एक ही है। बस आपने क्या किया, ट्रायंगल को घुमा दिया, बस इस ट्रायंगल को पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया आपने, बस इतना सा किया। ठीक है ना, तो दोनों बातें क्या है बेटा, सेम है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। बोलो बात समझ में आई?
क्लियर बेटा? कोई Yes, डाउट है तो clear. बोलना। हाँ बेटा, कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरा बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में सुना है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है बेटा, वेक्टर ए आपने लिखा प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी and it is equals to vector A plus vector C plus vector B. This is called the associative law of vector addition. इसमें क्या होता है बेटा, चाहे आप B को C में ऐड करके फिर A को ऐड करो, चाहे आप A B को ऐड करके फिर C को ऐड करो, चाहे आप A C को ऐड करके फिर B को ऐड करो, you are going to get the same resultant. ठीक है? So vector law is associative law. बोलो, बात समझ में आ रही? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है बेटा, उसके दो पॉइंट्स आपने समझे। एक होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, इसको आप कम्यूटेटिव लिखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। और ये होता है बेटा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो जो वेक्टर एडिशन है, इट इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। ओके, हाँ बेटा बोलो। सर, इसे भी हम पॉलीगन लॉ की डेरिवेशन की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, जैसे मैंने यहाँ पर इसको बनाया ना, ऐसे ही आप 2 से 3 वेक्टर्स को बना दो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बात वही आएगी। ठीक है सर, हाँ बेटा। सर अगर इसमें ए बी या सी कोई भी नेगेटिव वैल्यूज हो तो भी ऐसी होगा? कमिंग टू दैट पॉइंट, ओके ये सारे सर। पॉइंट आपको समझ में आ गए ना, जितना मैंने लिखा है? यस सर। चलो ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा एडिशन की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की यहीं पर साथ के साथ, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि पूरा लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल हो गया पिछला भी, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले सब्सट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं बेटा। तो सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए पहले 2 और पॉइंट आपको समझने हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? अगर किसी वेक्टर का आपने नेगेटिव कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा बेटा? जैसे मान लो आपको दिया गया है वेक्टर ए, ठीक है बेटा, इज गिवन, ये आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है। देन ऑन मल्टीप्लाइंग, अगर आपने इसमें क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग विथ माइनस, देन magnitude will remain same, magnitude will remain same, but what happens, but the direction of vector, जो डायरेक्शन होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर becomes opposite, ठीक अपोजिट हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री पर वो वेक्टर क्या होगा, टर्न कर जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव, ठीक है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर में, तो क्या होगा, अब डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो आपको ये वेक्टर ए गिवन था, जो कि किसी एक डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है ना बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड मान लो कितना था बेटा, ए था। तो अगर आपने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ द वेक्टर विल लुक्स लाइक दिस, नाउ दिस इज द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव के मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है बेटा, किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता। बोलो, बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये तो हो गया इस तरह से, इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, अगर आपने किसी वेक्टर में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, देन
डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, नेगेटिव क्या करेगा बेटा, डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, बिकम्स अपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, मैग्नीट्यूड बिकम्स x टाइम्स, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर आपको यहां पर एक वेक्टर गिवन है, दिस इज द वेक्टर a, ठीक है, और फिर आपने क्या किया बेटा, इसमें -x से मल्टीप्लाई कर दिया, सो नाउ दिस विल लुक्स लाइक दिस, द डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, ठीक है, और ये हो जाएगा -x टाइम्स ऑफ a, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो x टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड 10 था, मान लो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 10 था, आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10x। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो दो बातें आपको समझ में आई। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बेटा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड अदर देन 1 है, मतलब -1 के अलावा किसी अदर नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इन दैट केस डायरेक्शन विल रिवर्स एज वेल एज मैग्नीट्यूड बिकम्स दैट इंटीजर और फ्रैक्शन टाइम्स। ओके, गॉट इट? क्लियर है? यस सर। चलो, अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहां पर बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। दो वेक्टर को आपस में अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या मिलने वाला है, कैसे करेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर लिखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, so what you have to follow the same process. First, just suppose that आपको वेक्टर a गिवन है, आपको एक वेक्टर a गिवन है और एक दूसरा वेक्टर भी गिवन है, वेक्टर b, और उसके बीच का एंगल भी आपको गिवन है 21 थीटा, ठीक है। ये हो गया बेटा वेक्टर b, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है आपको, थीटा गिवन। मैंने बोला फाइंड आउट वेक्टर a माइनस b। वेक्टर a माइनस b आप कैसे निकालेंगे? तो क्या किया गया बेटा, इस वेक्टर a माइनस b को आप लिख सकते हो वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, ऐसा लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? मतलब क्या है कि b में आपको नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है, b में आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है, और माइनस का मल्टीप्लाई करते इसका डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली b के अपोजिट आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये हो गया बेटा क्या, माइनस का b वेक्टर। अब क्या करोगे, आपको a में किसको ऐड करना है, माइनस b को, तो आप a के टेल से माइनस b के हेड को मिला दो, a के टेल से माइनस b के हेड को मिला दो। ये हो गया बेटा रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर मैं इसको ज्वाइन करता, यहां से ऐसे ज्वाइन करता इसको, तो ये वाला जो बनता बेटा, ये जो डॉटेड से दिखाया मैंने, ये होता a प्लस b, और ये क्या है बेटा, a माइनस b। बोलो बात समझ में आई? अगर दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया? सर हाँ बेटा, सर ये वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी अनइक्वल है ना डायग्राम में? बिल्कुल बिल्कुल अनइक्वल है, यस ठीक है। a प्लस Yes, बी और a माइनस बी दोनों अनइक्वल है। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन लूंगा कुछ आपको जो आपने अभी तक समझा उसके बेसिस पर। नहीं, चलो फिर मैं बताता हूं आपको, हटा दो इसको। ठीक है, now let's do some example to better understanding of the addition and subtraction. पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा, मान लो एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है। We have a car moving on a circular track with a constant speed. Constant speed, ध्यान रखना बेटा, मैंने बोला constant speed। मान लो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड।
एक कार है जो किसी एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ which is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, there are points, some points, this is A, this is B, this is D, this is C। ठीक है, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है। एंड द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जो कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, what is change in velocity from point A to C and from point A to B. Find out change in velocity for, पहला है A to B, दूसरा है A to C। चलो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो। का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले मैंने बोला A से B, तो देखो जैसे गिवन है ना वैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। A पर वेलोसिटी इधर है और जब ये B पर पहुंचेगा तब ये वेलोसिटी इधर हो जाएगी। स्पीड तो सेम ही है ना, स्पीड तो नहीं बदल रही है, क्या बदल रहा है डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर बनाइए वेक्टर A, सबसे पहले आप ड्रॉ करिए वेक्टर A को। तो वेक्टर A आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिख रहा है ऐसे ऊपर की तरफ है, जैसे है वैसे ही बना दिया। ये हो गया बेटा वेक्टर वेलोसिटी ऑफ। ठीक है बेटा, अब आपको बोला गया वेक्टर बी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सबसे पहले क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अगर हम डेल्टा बी लिखते हैं तो ये होगा बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा वी ए। अच्छा, अब वी बी देखो किधर है, वी बी इस तरफ है, तो करना क्या है, करना ये है कि बी के टेल को उठा करके ए के हेड पर रखना है। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यही कहानी होती है, अभी अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि भाई अगर किसी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो पहली कंडीशन ये है कि एक का टेल दूसरे के हेड पे होना चाहिए। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। बोलो इतनी बात समझ में आई? सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एक पर्टिकुलर भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगा ना बेटा। पॉइंट सर वो टेंजेंशियल से, हाँ बेटा टेंजेंट से पता लगता है सर डायरेक्शन। टेंजेंट से, बिल्कुल। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है ना तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंट के अलाउंग होता है। ठीक है, यस सर। तो ये टेंजेंशियली हमने बनाया, तो देखो इस तरह से हमें मिलेगा। अब आपको निकालना क्या है, अगर ए टू बी की बात हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए। बोलो होगा क्या, यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ, यही मतलब निकल के आ रहा है। तो अब बी में आपको ए को ऐड करना है, बी में आपको क्या करना है, माइनस ए को ऐड करना है, ए को नहीं माइनस ए को ऐड करना है। तो बी में अगर आपको माइनस ए को ऐड करना है बेटा, तो आप क्या करोगे, बी के हेड पर माइनस ए का टेल रखना है, मतलब इस तरह से आप बना दोगे, जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। ठीक है, अभी आप जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लोगे तब आपको ये अलग से बनाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट आपको बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर ये ए था, आपको क्या चाहिए बेटा, वी बी प्लस माइनस का वी ए, वी बी प्लस माइनस का वी ए। तो आप बी के हेड पर माइनस वेक्टर ए का टेल रख दोगे बेटा, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर पर क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन। एंड नाउ व्हाट, द रिजल्टेंट मींस द चेंज इन वेलोसिटी, the change in velocity will now be given as something like this one, ये
वेक्टर बी के टेल से माइनस वेक्टर ए के हेड को ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? बोलो बेटा, मिलेगा ना? कुछ बात समझ में आ रही? सो वो जो वेक्टर ए जो शुरू में ड्रॉ किया था उसको पहले ही हाँ। नेगेटिव नहीं ड्रॉ कर सकते? बेटा आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, फिर से बोलना चाहे। सो जो वेक्टर ए पॉजिटिव ड्रॉ किया था उसको पहले ही नहीं कर सकते थे नेगेटिव में, क्योंकि पता था चेंज है तो सबट्रैक्ट ही होंगे। बिल्कुल आप पहले भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको स्टेप्स केवल समझाने के लिए बताया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया देन डू इट फर्स्ट, पहले से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? वो तो मैंने बस इसको जस्ट निकाल के बताया। अगर आप देखो इसको ज्वाइन करते हो ना, इसको ऐसे ज्वाइन करते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू VA प्लस VB, ये एडिशन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या चाहिए? VB माइनस VA, तो आपको ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, दिस विल रिप्रेजेंट VB माइनस VA, ठीक है? तो अब अगर आपसे यहाँ पर चेंजिंग वेलोसिटी बोला गया था बेटा, चेंजिंग वेलोसिटी VB माइनस VA, तो नाउ इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, ये हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया क्या? सर बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ सर। बीच बीच में डिस्कनेक्ट, हाँ ये श्रेहाना के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके साथ भी शायद। बेटा आपको सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर उस पे भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है वो मैं भेज दूंगा। वो तो रिकॉर्डिंग में डेली करता हूँ, डेली अपलोड कर दूंगा। यस सर। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बेटा इसमें किसी को कुछ पूछना है? A to C का आपको देखो बहुत ही आसान है। सर 20 कितना? वही आएगा बेटा, वही आएगा, केवल डायरेक्शन बदलेगा। देखो यहाँ पर ये ऊपर को है और C की तरह बेटा इधर को है, वेलोसिटी ऑफ C, है ना? तो हमने क्या किया? हमें चाहिए VC माइनस VA, तो हमने ड्रॉ किया किसको? VC को। अब इसमें से क्या करना? VA को माइनस कर देना है बेटा। VA को माइनस करना है मतलब क्या है? VA ऊपर की तरफ था तो आप उसको बना दो नीचे की तरफ, ये हो गया माइनस का VA, ठीक है ना? ज्वाइन कर दो इसको, देखो कितना आया? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है? 20 रूट हाँ बेटा 20 रूट, हाँ बिल्कुल वही आएगा, बस डायरेक्शन बदल गया। मतलब जब आप VB माइनस VA निकाले थे, VB माइनस VA इधर आया था, ये था VB माइनस VA, और जब आप VC माइनस VA निकालोगे तो VC माइनस VA इधर आ रहा है बेटा, VC माइनस VA, ठीक है ना? आ रही बातें समझ में? मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड हमारा वही है, ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये तो हम बिना कैलकुलेट के भी निकाल सकते हैं ना? सेम ही होगा सारे में क्योंकि कांस्टेंट ही तो है स्पीड। अच्छा सेम होगा? चलो B और C के बीच में बताओ, B और C के बीच में बताओ चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप जो है B और C का निकालोगे तो B और C का आपको 40 मिलेगा बेटा, है ना? B और C का 40 मिल रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल पर। B इस तरफ है, C इस तरफ है। जब आप BB माइनस BC करोगे तो C को उस तरफ ले लोगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, और बाकी जो आप चेंज इन वेलोसिटी की बात करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन होता है बेटा। मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो सकता है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है। आपको क्या लगता है चेंज इन वेलोसिटी VB और VA और ये जो है ये दोनों क्या सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस ये चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन को इंक्लूड करूं तो भाई देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है ना? जो VB माइनस VA है बेटा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और जो VC माइनस VA है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कैसे दोनों सेम हुए? सर एक बार B to C वाला करोगे एक्सप्लेन? B to C हाँ कर रहा हूँ बेटा, ये बात समझ में आ गई बेटा? दोनों सेम नहीं है, VB माइनस VA और VC माइनस VA इन फॉर्म ऑफ वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। सर हाँ बेटा सर अगर हमें कंप्लीटली आंसर करना हो तो चेंज इन वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन लिखनी जरूरी है? बिल्कुल बेटा, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब थैंक यू तक आपसे सर। क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी,
तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के काम चला सकते हो। अगर उन्होंने पूछ दिया चेंजिंग वेलोसिटी तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो चेंजिंग वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं vb माइनस va कितना था, तो इट वाज 20 √2 साउथ वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट साउथ, ठीक है। और vc माइनस va लिखोगे तो साउथ ईस्ट, 20 √2 साउथ ईस्ट, ठीक है बेटा। और अब जैसे मान लो vb और vc की बात कर रहे थे बेटा, थर्ड पार्ट जो था इसका, थर्ड पार्ट अगर मैं यहाँ पर करूं तो ये था, आपसे पूछा गया था vb माइनस vc पूछा गया था बेटा, तो मैंने vb को ड्रॉ कर दिया, ये रहा vb, ठीक है। और अब जब आप vc को ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। थोड़ा ऊपर बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी जो vc है वो ठीक उसी के ऊपर आ जाएगा, va के ऊपर, सॉरी vb के ऊपर, vc का माइनस, बोलो सही लिखा है क्या? vc उधर था, vc का माइनस इधर हो गया, यस सर। है ना। तो क्या हो गया बेटा, चेंजिंग वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल्स टू 20 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, 40। 40 किधर हो गया बेटा, वेस्ट डायरेक्शन। कंप्लीट आंसर 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखना है आपको। डायरेक्शन का ध्यान रखोगे तो आपको फटाफट आंसर मिलेंगे, कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है, एंड इट विल बी मोर इजी लेटर। अभी आप जो पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको समझो, आगे चल के और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब चेंज का मतलब क्या था बेटा, आपको सबट्रैक्ट करके निकालना था। बाकी एक दो क्वेश्चन आपको वो जो सर ने मॉड्यूल भेजा था, शायद भेजा है ना सर ने आपको मॉड्यूल? यस सर। उस मॉड्यूल में आपको ट्रायंगल लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको भी आप एक बार सॉल्व कर लेना और बताना। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? ओके, हमारे पास टाइम है। वी आर गोइंग टू डू वन मोर थिंग, एक और काम करेंगे हम यहाँ पर बेटा, जिससे कि अगली क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले सके। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इनसे मतलब। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर मैं यहीं पर सीधे पैरेललोग्राम लॉ ले लेता हूं बेटा। एनालिटिकल में ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं, हम सीधे पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। इसको रहने दो, हम सीधे पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। बता दूंगा एनालिटिकल अगर आएगा तो क्या करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कैसे करना है हमें इसको। आपको अगेन मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है बेटा, दो वेक्टर गिवन है और आपको उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने वेक्टर ए को बना दिया। आपकी अगली क्लास कितने बजे है क्या? नो सर, अभी नहीं है। चलो ठीक है, तो हमने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए, ठीक है बेटा। दो को जोड़ना था, ए और बी को जोड़ना था, ए को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं बेटा, वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी के टेल को रखते हैं। ट्रायंगल में थोड़ा उल्टा करते थे, ट्रायंगल में क्या करते थे, ए के हेड पर बी का टेल रखते थे ना। यहाँ पर दोनों वेक्टर के टेल को मीट करा देना है, आपस में ज्वाइन कर देना है विदाउट चेंजिंग देयर एंगल्स। इनके एंगल जो होते हैं, मैंने बताया था आपको दो तरीके से एंगल देखते हैं ना, एक होता है टेल से टेल को मीट करा दो तो, और एक होता है टेल को हेड से मीट करा दो तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में टेल से टेल को मीट कराते हैं। तो टेल से टेल को हमने मीट कराया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, बिकॉज दीज वेक्टर्स आर द फ्री वेक्टर, आप इनको शिफ्ट कर सकते हो। वेक्टर ए को शिफ्ट करो और उठा करके आप यहाँ पर रखो वेक्टर बी के हेड पर, ठीक है। ऐसा करने से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, जो आपको भी थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगा। ये देखो, हमने वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली वेक्टर बी को शिफ्ट करो बेटा, वेक्टर बी को शिफ्ट करोगे वो यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आई बात समझ में क्या?
विदाउट चेंजिंग द एंगल, इनके बीच का जो भी एंगल था वो एंगल हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया बेटा, एक पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा टेल है और ये जो हमारा हेड है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा बेटा ये वाला, दिस विल टेल अबाउट द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा बेटा वो क्या बताएगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना होता है बेटा, एक वेक्टर को ड्रॉ करो, उस वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर के टेल को भी ड्रॉ करो और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा पैरेललोग्राम का वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट करता हूँ कुछ बात यहाँ पर, क्योंकि हम मैथमेटिकल मेथड की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने वेक्टर ए को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, ये कुछ इस तरह से है, वेक्टर बी, ये एंगल हो गया बेटा थीटा। तो अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है मैथमेटिकली, अगर आपको आर पूछा जाए कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और यहां से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आर टी, ठीक है बेटा। अब वेक्टर को रिजॉल्व करना आपने सीखा क्या, वेक्टर को रिजॉल्व करना आपने सीखा क्या? यस सर। सबको पता है? सबको पता है क्या? देखो, यस सर। इस b का जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर जो qt की वैल्यू आएगी बेटा, इट विल बी गिवन एज b cos थीटा, और जो rt की वैल्यू आएगी बेटा, इट विल बी गिवन एज b sin थीटा ऑन रिजॉल्विंग, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, लेकिन अभी आप b को रिजॉल्व करोगे तो qt कितना आ गया, b cos थीटा, और rt कितना आ गया, b sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर cos और उसके ठीक परपेंडिकुलर sin, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया बेटा pt इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा, ओके, और rt आपको कितना मिल गया बेटा, b sin थीटा। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज नाउ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, आप लिखोगे pr स्क्वायर इज इक्वल्स टू pt स्क्वायर प्लस rt स्क्वायर। तो अब pt कितना है बेटा, a प्लस b cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, ओके, ओपन दी होल स्क्वायर, you will get a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta और प्लस b square sin square theta, ठीक है बेटा, ये आपको मिलेगा। आप यहाँ लिखोगे a square plus b square कॉमन ले लोगे, आपको अंदर मिलेगा sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में डेरिवेशन पूछी जाती है, तो इसको आप समझ लेना अच्छे से। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये हो गया बेटा कितना 2ab cos थीटा। ये आ गया आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा रिजल्टेंट समझ में आया क्या? यस सर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है मैथमेटिकली, आपको बार बार ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको वेक्टर गिवन होगा, उसके बीच का एंगल गिवन होगा, और उसकी हेल्प से आप क्या करोगे बेटा, सीधे सीधे आप कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। अच्छा, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ये तुमने निकाला मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट हमारा वेक्टर a के साथ, ये ध्यान देना मैंने किसके साथ एंगल लिया है, वेक्टर a के साथ ही कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा बना रहा है। तो अगर ये वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हाउ टू फाइंड आउट द अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे बेटा? तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा आपको मिलेगा फ्रॉम अगेन ट्रायंगल PRT जो हमारे पास है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप लिखोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस RT अपॉन PT,
और RT कितना है बेटा, B sin थीटा है अपॉन A प्लस B cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B sin थीटा upon A plus B cos theta. So this is the angle made by vector, resultant vector with vector A. ठीक है, angle of R with R vector with A vector. R वेक्टर का A वेक्टर के साथ जो एंगल आएगा बेटा कितना आएगा, B sin थीटा अपॉन A plus B cos थीटा। बोलो समझ आ गया? सर एंगल को हाँ बोलो। सर एंगल को tan इनवर्स के बाद से कैसे निकालते हैं? इसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। बेटा ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, निकालते का मतलब आप चाहे इसको ऐसे, ये लिखने का तरीका है भी, आप ऐसे लिख लो इसको, बाकी इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा है, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और कैसे निकालते हैं, अच्छा ये भी बात आपको समझा देता हूं, मैथमेटिकल टूल्स में ये बताया, इनवर्स वाला बताया नहीं था मैंने। जैसे मान लो tan इनवर्स, अगर मान लो आपको मिल गया tan इनवर्स और अंदर मिल गया आपको √3, इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको वो एंगल बताना है जिस एंगल का tan लेने पर आपको √3 मिलता है। ठीक है, अगर tan इनवर्स √3 किया आपने तो कौन सा एंगल ऐसा है जिसका tan ले लो तो √3 आ जाएगा, इट इज tan 60, राइट? tan 60 √3 होता है ना बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। आ रही बात समझ में? tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हुआ, वो एंगल जिस पर tan √3 के बराबर होता है, तो वो एंगल क्या हुआ बेटा, 60 डिग्री। बोले बात समझ में आई? सर हाँ सर tan इनवर्स को हम कॉट क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इट इज अ फंक्शन बेटा। tan इनवर्स एक फंक्शन होता है, ठीक है ना? tan इनवर्स एक मशीन होती है बेटा। tan इनवर्स कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप 1/tan लिखो, ठीक है ना? देखो दोनों में डिफरेंस है, एक मैंने लिखा tan इनवर्स x और एक मैंने लिखा tan x की पावर -1, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। आपने लिखा tan इनवर्स x, ये एक फंक्शन है बेटा, और tan x की पावर -1 ये होता है 1/tan x। ठीक है ना? तो इनवर्स एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसको 1/ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी खुद एक मशीन है, जैसे साइन एक मशीन है वैसे ही tan इनवर्स भी एक मशीन है। ठीक है? यस सर। तो दोनों अलग अलग बात हो गई। तो ये तो पॉलीगॉन पैरेललोग्राम लॉ मेथड था बेटा। अब इसके बारे में क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट